स्क्रीन पर आप जिस शख्स की पेंटिंग देख रहे हैं वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह हैं। गौर करेंगे तो पाएंगे कि नवाब का चेहरा भरा हुआ है, शरीर भी फैला हुआ है। कहने का मतलब नवाब की ये पेंटिंग खूबसूरती या आकर्षण के तथाकथित आधुनिक पैमानों पर कुछ फिट नहीं बैठती है। वाजिद अली शाह ही क्या, भारत के पुराने कई नवाबों की पुरानी तस्वीर में आप यही पाएंगे कि उनका शरीर गठीला नहीं है, क्योंकि उस दौर में व्यक्ति का मोटापा उसकी शोहरत और उसके पद का सिंबल हुआ करता था। इसलिए कहावत भी बनी कि खाते पीते घर का है। एक ऐसी दुनिया में जहां भोजन मिलना मुश्किल है, मोटापे को संपन्नता का सूचक मानना अचरज की बात नहीं है। लेकिन आज हालत अलग है। मोटापा एक बीमारी की तरह देखा जाता है, बल्कि कहें कि एक बीमारी बन चुका है। और ये बात हम बाकी दुनिया के लिए नहीं कह रहे हैं। लांसेट मेडिकल पत्रिका ने मोटापे पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सामने आया कि दुनिया में 100 करोड़ लोग मोटापे की चपेट में हैं। तो हमने सोचा कि आसान भाषा में आपको बताएं कि ओबेसिटी एपिडेमिक क्या है, लांसेट की रिपोर्ट क्या कहती है और भारत के लोगों को इससे खास चौकन्ना रहने की जरूरत क्यों है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल मुद्दों को आसानी से समझाने वाला हमारा प्रोग्राम आसान भाषा में। शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं कि ओबेसिटी एपिडेमिक क्या है। अंग्रेजी में एक शब्द है ओबीस और इसी से मिलता हुआ एक और शब्द है फैट और ओवरवेट। फैट, ओबीस, ओवरवेट, हिंदी में इन सबको हम मोटापा बोल देते हैं, लेकिन असल में ये सब एक नहीं है। ओवरवेट होने की स्थिति में शरीर में फैट या चर्बी बढ़ जाती है, लिहाजा इंसान मोटा दिखने लगता है। इस कंडीशन में शरीर का वजन भी बढ़ता है, इसलिए इसे ओवरवेट कहा जाता है। पर ओबेसिटी शरीर में बहुत समय तक फैट जमा होने के कारण होती है। इसमें कई बीमारियों जैसे डायबिटीज और यहाँ तक कि हार्ट की बीमारियों का भी खतरा रहता है। ये इंसान की रिप्रोडक्शन की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। हड्डियों में समस्या से लेकर ओबेसिटी आपके सोने और काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है। कैसे पता चलता है कि ओबेसिटी है या ओवरवेट? एक इंसान को ओबेसिटी है या वो ओवरवेट है, ये पता करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई निकाला जाता है। बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें शरीर के वजन को किलोग्राम में नापकर उसे व्यक्ति की हाइट से डिवाइड किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना होता है कि हाइट को मीटर में नापने के बाद उसका स्क्वायर किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपका वजन 70 किलो है और हाइट आपकी 1.73 मीटर यानी 5 फुट 8 इंच है, तो 70 को 1.73 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपका बीएमआई निकल कर आएगा 23.38। बीएमआई ही ये बताता है कि व्यक्ति ओवरवेट है या वो ओबीस है। मसलन अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे आता है तो इंसान अंडरवेट कहलाता है। अगर बीएमआई की संख्या 18.5 से 25 के बीच आती है तो इसका मतलब शरीर स्वस्थ है। पर अगर ये संख्या 25 से 30 के बीच है तो इंसान ओवरवेट कहलाता है। और अगर बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है तो आप ओबेसिटी की चपेट में कहे जाते हैं। मोटापे का फॉर्मूला जानने के बाद अब जानिए ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है लांसेट की। ये रिपोर्ट द लांसेट नाम की एक नामची मेडिकल पत्रिका ने प्रकाशित की है। रिपोर्ट में 1990 से 2022 तक पूरे विश्व में हुए सर्वे के आधार पर डेटा प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3663 जनसंख्या से जुड़े अध्ययनों का इस्तेमाल किया है। 3663 सर्वेस का डाटा और 200 देशों के 22.2 करोड़ लोगों पर कुल सर्वे हुआ। सर्वे में 20 साल से ऊपर के वयस्क और 5 से 19 साल के किशोरों को शामिल किया गया है। द लांसेट की रिपोर्ट कहती है कि 1990 के बाद से दुनिया में मोटापे की चपेट में आने वाले वयस्कों की संख्या में 2 गुना इजाफा हुआ है। मोटापे का सबसे ज़्यादा खतरा दिख रहा है युवा आबादी पर। रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2022 तक 5 से 19 साल के लोगों में मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। कुल जमा बात यह है कि हर उम्र के लोग, चाहे वो वयस्क हों या युवा, मोटापा अपना दायरा इन सब में बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी मदद की है। अब जरा आंकड़ों पर थोड़ा गौर कर लिया जाए। रिपोर्ट में देखा गया कि पूरे विश्व में 1990 में जहां 6.7 करोड़ पुरुष मोटापे का शिकार थे, वहीं 2022 में संख्या 37.4 करोड़ हो गई है। महिलाओं में मोटापे की समस्या 1990 में भी 12.8 करोड़ महिलाओं को थी। 2022 आते आते इसमें ज़बरदस्त उछाल आया और यह संख्या 50.4 करोड़ हो गई। कम उम्र के लड़के लड़कियों में 1990 में यह समस्या सिर्फ 3.1 करोड़ लोगों को थी। 2022 में यही मोटापा पूरे विश्व में 16 करोड़ लड़के लड़कियों को अपनी चपेट में ले चुका है। हमारे देश में इसका क्या असर पड़ा है? लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार मोटापे का सबसे ज्यादा असर भारत पर ही हुआ है, खासकर युवा पीढ़ी पर हुआ है।
हम जानते हैं कि भारत में 50% से अधिक आबादी की उम्र 25 साल से कम है, वहीं 65% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 35 साल से कम है। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1990 में 2 लाख युवा लड़के मोटापे से जूझ रहे थे। 2022 में यह संख्या 73 लाख हो चुकी है। लड़कियों में भी यह संख्या 2 लाख के आसपास थी, अब यह नंबर 52 लाख हो चुका है। अडल्ट यानी वयस्कों की बात करें तो 1990 में जहां 11 लाख पुरुष भारत में मोटापे का शिकार थे, 2022 में 2.6 करोड़ लोग शिकार हैं। महिलाओं में 1990 में 24 लाख मोटापे का शिकार थी, 2022 में नंबर हो गया 4.4 करोड़। ये आंकड़े एक देश के तौर पर एक गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सामने जो खतरा मोटापे का नजर आ रहा है, मुख्य रूप से भारत को मोटापे की बढ़ती महामारी से भारी आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ रहा है। कैसे? बढ़ते मोटापे के साथ साथ स्वास्थ्य की देखभाल की लागत भी बढ़ रही है। दुनिया भर में अधिक वजन या मोटापा ऐसी बीमारियों को दावत देता है जो एक इंसान से दूसरे में तो नहीं फैलती पर खतरनाक हैं। मोटापे से दुनिया पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों को समझने के लिए जरूरी है कि हम मृत्यु दर पर फोकस करें जो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी, विकलांगता में वृद्धि, लोगों का जल्दी रिटायर होना और हेल्दी जीवन की अवधि कम होना, ये सारे फैक्टर्स मानव जीवन की अवधि को लगातार कम कर रहे हैं। साथ ही इंसान की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इसकी वजह से बर्बाद भी हो रहा है। हालांकि इसी वजह से मोटापे की समस्या को लोगों ने दुनिया भर में सीरियसली लेना भी शुरू किया है। कितना नुकसान हो रहा है? मोटापे की जो अनुमानित लागत है या जो कॉस्ट ये हम पर लेवी कर रहा है अलग अलग है, क्योंकि इसका पता लगाने के लिए कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल होता है। यह लागत का मतलब ऐसे अमाउंट्स है जो मोटापे और उससे होने वाली समस्याओं की वजह से खर्च करना पड़ रहा है। मोटापा नहीं होता तो यह खर्च आपको नहीं करना पड़ता। जाहिर तौर पर आप उतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे अगर मोटापा है जिसकी आपकी क्षमता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की मिसाल देखते हैं। मोटापे की वजह से होने वाले आर्थिक असर से 7 लाख करोड़ से 17.5 लाख करोड़ का भार यूएस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसी तरह ब्राजील में भी मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य कारणों की वजह से लागत दोगुनी हो गई। 2010 में जहां ये लागत 48,000 करोड़ थी, वो बढ़कर 64,000 करोड़ पहुंच चुकी है। ये आंकड़े भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। बाकायदा लैंसेट की पूरी रिपोर्ट एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। अंत में एक सवाल हमारे सामने वैसे बच जा रहा है कि इस बढ़ती महामारी के क्या कारण है और इससे निजात कैसे मिलेगी। ये सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे हैं। पहली बात तो ओबेसिटी को डिफाइन करना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया हुआ है। जब हमारी बॉडी में फैट कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने लगे तो हम उसको ओबेसिटी का नाम देते हैं। सो व्हेन द फैट कंटेंट ऑफ आवर बॉडी increases to the extent that it starts affecting our health, it is termed as obesity. ओके अभी ओबेसिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीजेस इन आवर बॉडी। हेड टू टो से आप कोई भी तक ऑर्गन सोच लीजिए, हर एक ऑर्गन को ओबेसिटी अफेक्ट करता है। तो वो चाहे लिवर हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो कई प्रकार के कैंसर हो, हार्ट है, डायबिटीज़ को अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। Even it is associated with many other neurological problems as well. So problem definitely बहुत बड़ी है। जैसा कि आपने लैंसेट की स्टडी में देखा है कि बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो ओबेसिटी के लेवल को कम कर पाया है अभी तक। हर जगह ये प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। अभी इसके रीजंस क्या हैं? हम लोग कॉमनली ऐसा सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा खाते होंगे वो मोटे हो जाते हैं, राइट? दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। वो पूरी कहानी नहीं है वो। बहुत सारे रीजंस होते हैं ओबेसिटी के लिए। ओबेसिटी इज़ मल्टी फैक्टोरियल, जस्ट लाइक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कैंसर, ये सारी बीमारियों के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इसी तरह से ओबेसिटी के भी बहुत सारे रीजंस हैं। एंड उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो ऐसा माना जाता है कि 70% जो ओबेसिटी है दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स। Okay, now these could be hereditary and it could be non-hereditary as well. Of course, lifestyle का एक बहुत बड़ा रोल है। न्यूरो हार्मोनल इश्यूज का भी रोल है कि कुछ जैसे फीमेल्स हैं, इस स्टडी में भी देखा है कि फीमेल्स में ओबेसिटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है कंपेयर टू मेल्स, राइट? सो
फीमेल्स की लाइफ में ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं जिसमें वेट गेन हो सकता है, जैसे कि मेनार्की, जब पीरियड्स होने लगते हैं, बहुत सारी लड़कियों को आजकल पीसीओडी का इशू है, या फिर जब शादी होती है उसके बाद प्रेगनेंसीज होती हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, हर एक प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, फिर मेनोपॉज आता है तो उसमें भी वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सो लाइक दिस, प्लस लाइफस्टाइल इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल आजकल हमने देखा है कि हर जगह जंक फूड, फास्ट फूड, हाई कैलोरी फूड, इवन इफ इट इज़ नॉट कोई फॉरेन चेन ना हो, लेकिन हमारा जो इंडियन स्नैक्स भी है वो भी बहुत हाई कैलोरी है, राइट? आप स्ट्रीट फूड भी खाएंगे तो पूरा फ्राइड फूड होता है। सो और लोगों में अवेयरनेस भी कम है। अगर हम बच्चों को देखने जाएंगे, हमारे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है पढ़ाई का कि उनके पास खेलने का वक्त ही नहीं है, राइट? सो दीज आर थिंग्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेट गेन। और इवेंचुअली अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी और ये हमारी पॉपुलेशन को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। आपने एक और पूछा था प्रिवेंशन कर सकते हैं कि नहीं, तो हम इसको पूरी तरह से नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं, बट काफ़ी लोगों में प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी डन थ्रू अ गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो डाइट की जो एक अवेयरनेस है ना, हम खाली बच्चे को स्कूल में बोलेंगे कि नहीं आप ये हेल्दी फूड है, ये खाइए, वो खाइए, लेकिन वो घर में जो जाएगा वो उसके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो घर में क्या बना रहे हैं, राइट? सिर्फ एक बच्चे को एजुकेट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, वी हैव टू चेंज द होल फैमिली। एंड वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इनको हमें कम खाना चाहिए। एन्जॉयमेंट का मतलब सिर्फ फूड नहीं है, एंड एक्सरसाइज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो आई थिंक आज की डेट में जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है फॉर वेरियस रीजंस। सो अगेन जेंडर रिलेटेड, एज ग्रुप रिलेटेड, ये सब चीज़ें बहुत उसमें इम्पॉर्टेंट है, एंड वी नीड टू फाइंड सोल्यूशंस फॉर दैट, एंड उससे काफ़ी हद तक हम इसको प्रिवेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ओबेसिटी जो है इज इन सिंपल लैंग्वेज एक डिसऑर्डर है जहां हमारे शरीर में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो अलग अलग किस्म से हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन जो हम मेजर करते हैं उसको बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जहां हम वेट को हाइट इन सेंटीमीटर बाय होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है वर्ल्ड ओवर में तो उसको ओवरवेट मानते हैं, 30 से ज्यादा है तो उसको ग्रेड 1 ओबेसिटी मानते हैं, 35 से ज्यादा ग्रेड 2, और 40 बीएमआई से ज्यादा मॉर्बिड ओबेसिटी मानते हैं। ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं। इंडिया में इसको थोड़ा सा ट्वीक भी किया है कि ये कम बीएमआई में भी हम ओबेसिटी मानते हैं। बट जो लैंसेट का पेपर आया है ये यूनिफाइड है, तो इट हैज टू हैव अ यूनिफाइड डेफिनेशन कि ओबेसिटी क्या है। तो ये जो पेपर है ये 1990 से 2022 तक ऑलमोस्ट 3600 स्टडीज एंड करीबन 22 करोड़ 22 करोड़ पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किए हैं, जिसमें एडल्ट्स है, बच्चे हैं और एडोलेसेंट्स हैं। तो इसकी जो मेन जो भर के आई है कि बीएमआई जो 30 के ऊपर हम ओबेसिटी मानते हैं ये काफी बढ़ चुका है। 1 out of 8 पीपल इज ओबीज इन द वर्ल्ड। दूसरा जो है ये अगर हम 1990 से गिने तो ये ओबेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, और बच्चों में और एडोलेसेंट्स में ये 4 टाइम हो चुका है। और करीबन अभी हम ओवरवेट कहते हैं बीएमआई ऑफ मोर देन 25, तो ऑलमोस्ट 43% पीपल अक्रॉस द ग्लोब ओवरवेट हो चुके हैं। सो ये स्पेसिफिक लैंसेट आर्टिकल में ये कंबाइंड प्रेवलेंस देखा गया था कि जो आदमी जो थिन हो, जिसकी हम अंडरवेट कहते हैं, और एक ओवरवेट कहते हैं, ये जो कंबाइंड प्रेवलेंस कितना है, मतलब क्या है कि दुनिया भर में लोग ओवरवेट से भी मर रहे हैं और अंडरवेट से भी मर रहे हैं, एंड बोथ आर प्रॉब्लम्स। तो ये जो लैंसेट का जो आर्टिकल है देखने के लिए था कि कंबाइंड प्रेवलेंस कहाँ है।
तो कंबाइंड प्रेवलेंस पूरे देशों में ऑल ओवर द वर्ल्ड खाली 8 कंट्री में कंबाइंड प्रेवलेंस कम हो रहा है। मतलब जो जो पतले लोग हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं और जो ओबीज लोग हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। वो सिर्फ 8 कंट्रीज में हो रहा है, बट बाकी ऑलमोस्ट 160 टू 180 कंट्रीज में ये जो कंबाइंड प्रेवलेंस है ये बढ़ ही रहा है। और इसके जो बढ़ने का जो है ना इज ड्रिवन बाय ओबेसिटी। तो जो पतले लोग थोड़े नॉर्मल वेट हो रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल थे वो ज्यादा ओबीज बन रहे हैं। और ये इंडिया एज वेल एज साउथ एशिया में यही दिखा गया है कि हमारी यहाँ प्रेवेलेंस ऑफ अंडरवेट तो है लोग, और वो थोड़ी कम भी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ज्यादा मोटा हो गए हैं, ज्यादा उनका वेट बढ़ गया है। तो जो कंबाइंड प्रेवेलेंस है वो बढ़ गया है इंडिया में। तो ये दोनों चीज, तो इंडिया इज अ डाइकोटमी जहां लोग अंडरवेट से भी मर रहे हैं और ओवर फीडिंग ओबेसिटी से भी इनको तकलीफ हो रही है। सो यू नीड न्यूट्रिशनल एज वेल एज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज जो चेंज हो और ये ओबेसिटी को टैकल करें। सो मेनली ये हो गया है कि इसमें ये भी दिखा गया कि वीमेन आर बिकमिंग मोर ओबीज एज कंपेयर टू मेन ग्लोबली। खाली एक देशों में नहीं, ग्लोबली ये हो रहा है। और कैरिबियन, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ज्यादा दिखा दे रहा है। जो जल्दी इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं जैसा चिली है, वहां ओवरवेट एंड ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो इकोनॉमिकली गोइंग हायर एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जिसकी इकोनॉमी जल्दी बढ़ रही है, वहां ओबेसिटी बढ़ रहा है। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इधर भी ओबेसिटी बढ़ रहा है। और ओबेसिटी ड्राइव्स ऑल कॉम्प्लिकेशंस। ओबेसिटी से डायबिटीज होता है, ओबेसिटी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ओबेसिटी से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आता है, ओबेसिटी से हार्ट डिजीज आता है, और सबसे जरूरी चीज है कि ओबेसिटी से कैंसर की संभावना 20% बढ़ता है। सो देयर इज अ नीड कि हम ओबेसिटी को और ओवरवेट को कम करें। अब इंडिया में क्यों बढ़ रहा है कि वन, हम पहले हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ गई है। हमारे बच्चों में भी जो 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 फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज देयर देयर एनर्जी डेंस फूड बढ़ गई है बच्चों में भी। वही उम्र वही बड़ों में भी बढ़ गई है। बच्चे बड़ों को देख के कॉपी करते हैं, तो बच्चे बड़े गलत खा रहे हैं। बड़े आजकल ट्रैवलिंग भी, दे आर ट्रैवलिंग इन मोटराइज्ड व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एंड वो जो एक चलना था वो नहीं हो गया है। तो ये सब से सेडेंट्री लाइफस्टाइल से वेट गेन हो गया है बच्चों में। अभी जैसा दिख रहा है 4 टाइम्स बढ़ गया है एज कंपेयर टू 1990 एंड एडोलेसेंट्स में। और ये हमारे नेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अगर हमें कर्ब करना है तो काफी सारे न्यूट्रिशनल पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। पहले तो जो हेल्दी फूड जो हम बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि हेल्दी फूड खाइए, लेकिन हेल्दी फूड इनएक्सेसिबल है, मिलता नहीं है। और हेल्दी फूड अगर मिले तो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो ये डबल समस्या है कि हमें हेल्दी फूड खाना है लेकिन वो मिलता नहीं है, और मिलेगा तो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो पहला तो वी हैव टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू हेल्दी फूड। और जो हेल्दी फूड है, होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, इसको रॉक बॉटम प्राइसेस पे मिलनी चाहिए। और अनहेल्दी फूड जो होती है, प्रोसेस्ड फूड जो होती है, एनर्जी डेंस फूड जो होती है, फास्ट फूड जो होती है, शुगर रिलेटेड बेवरेजेस जो होती है, इसके लिए एक्स्ट्रा एडेड टैक्स होनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में भी आए कि अनहेल्दी फूड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू टेक इट। प्लस हमें हमेशा, और हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन भी है। तो मैल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के लिए भी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, ताकि जो ग्रेन्स है, फोर्टिफिकेशन ऑफ सो मेनी फूड हो सकता है, राइट फ्रॉम विटामिन डी टू विटामिन ए टू, हम आयोडाइज सॉल्ट तो कर चुके हैं करीब 3 दशक से, विच हैज चेंज्ड गोइटर, but vitamin D fortification, iron fortification, because anemia and malnutrition and undernutrition is very high in India. So anemia, ये सब जो हम कर सकते हैं with these policy changes basically.
आसान भाषा में का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी मानस और इसे रिकॉर्ड किया था आसान भाषा के इस एपिसोड को हमारे साथी आलोक ने। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। चलते चलते वैसे एक सूचना और है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं नज़दीक, इसलिए जल्द ही एक बार फिर शुरू हो रही ललन टॉप की चुनाव यात्रा। इस यात्रा में हम अकेले नहीं होंगे, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं बताकर कि मेरी सीट मेरा फैक्टर। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपके इलाके में आए, आप हमें बताइए वो बातें जो आपकी लोकसभा सीट को बनाती हैं खास, हम तक पहुंचाइए वो फैक्टर जिन पर होनी चाहिए खालिस पॉलिटिकल बातें। सब्जेक्ट में आप लिखिएगा ज़रूर अपने मेल में मेरी सीट मेरा फैक्टर, और मेल कीजिए हमें chunav@lalontop.com पर। हम पहुंचेंगे आपकी सीट पर, करेंगे आपसे बात।